गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके इस वीडियो में हाजिर हूँ, जिसको हम कहेंगे क्या, संसारण। और इस संसारण से रिलेटिव सभी बातों को जानने वाले हैं। इससे जुड़ा हुआ जो सभी प्रकार का जो कंटेंट है, वो सभी प्रकार के कंटेंट को हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। अभी तक यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसी प्रकार मैंने आपको बहुत से टॉपिक प्लेलिस्ट में जोड़ रखा है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करके आप उसके जो पार्ट हैं उनको सभी को आप वन बाय वन देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम संसारण की परिभाषा किसे कहा जाता है, संसारण होता क्या है। सबसे पहले तो जानते हैं हम संसारण की परिभाषा कि जो संसारण होता है, संसारण किस कारण से होता है और ये कहाँ किसे जाता है और ये किसे प्रभावित करता है। ऐसा जो कंटेंट है वो ऐसा कंटेंट आज वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आप बीच में मत छोड़ना, वीडियो में एंड तक बने रहना इसी प्रकार, जिससे कि मैं आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा पाऊं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संसारण कि संसारण कहाँ किसे जाता है। जैसे कि आपने बरसात के दिनों में देखा होगा कि लोहे की वस्तु को यदि हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उसमें क्या हो पाता है कि वो धीरे धीरे बाहर जो उसकी जो बाहर की लेयर है, वो बाहर की लेयर धीरे धीरे पूरी पड़ने लग जाती है। ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा होता है संसारण के कारण कि वायुमंडल में हम विभिन्न प्रकार की धातुओं को यदि खुला छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद हम यदि उन्हें देखते हैं तो जो उनकी बाहर की परत होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। वो नष्ट किसके कारण होती है? वो नष्ट होती है संसारण के कारण। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या बनती है कि चांदी, तांबा, लोहा ऐसे विभिन्न प्रकार की धातुएं, जैसी धातुएं वायुमंडल में उपस्थित अम्ल, वायुमंडल में उपस्थित अम्ल, ऑक्सीजन और नमी के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होती हैं, जिसे संसारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे संसारण कहा जाता है। तो आप परिभाषा समझ पाए होंगे। परिभाषा क्या है कि चांदी, तांबा, लोहा ऐसी विभिन्न प्रकार की धातुओं को यदि हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो खुला छोड़ने पर वायु में उपस्थित कुछ विशिष्ट प्रकार के अम्ल, ऑक्सीजन और नमी के प्रभाव से वे धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती हैं। और इस प्रक्रिया को कहा क्या जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है संसारण। और इस संसारण के समय जो धातुएं होती हैं, ये धातुओं का जो बाहर का जो लेयर होता है, बाहर की जो परत होती है, ये परत सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होती है। तो यहां से आपको और क्या पता रखना है कि बाहरी धातु की बाहरी सतह सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। बाहरी सतह सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। अब रीजन जानना है कि ये संसारण हो क्यों पाता है, कि इन धातुओं को नष्ट, ये धातुएं वायुमंडल में यदि इनको खुला छोड़ दे तो नष्ट क्यों हो पाती है? क्योंकि ये जो धातुएं होती हैं, ये धातु वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं करके ऑक्साइड, अब यहां से आप ध्यान देना है, क्या बोला मैंने? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड व सल्फाइड का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? सल्फाइड का निर्माण करती हैं। सल्फाइड के मिश्रण का निर्माण करती हैं। निर्माण
करती हैं जो संसारण का कारण है, जो संसारण का कारण है। तो आप इसका कारण पता कर पाए हो आप यहां से कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं संसारित क्यों होती हैं? क्योंकि यदि इनको वायुमंडल में हम खुला छोड़ देते हैं तो खुला छोड़ने के बाद ये विभिन्न प्रकार की वायुमंडल में रासायनिक क्रियाएं करते हैं और रासायनिक क्रियाएं करने के पश्चात कुछ धातुएं ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, कुछ धातुएं हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं और कुछ धातु ऐसी होती हैं वो सल्फाइड का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? सल्फाइड का निर्माण करती हैं। उसी कारण वो धातु जो होती है वो संसारित होने लग जाती हैं। तो आप इसके यहां से आप इस संसारण का कारण भी जान पाए हो। आप यहां से ये बात भी जान पाए हो कि जो धातु होती है, धातु को जब संसारित होती है तब धातु का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? उसका बाहरी जो परत होती है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। अब हम इस परिभाषा को हम शॉर्ट तरीके से भी कह सकते हैं क्या कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों से धातु की बाहरी सतह धीरे धीरे, या हम ऐसे कह दें कि धातु की बाहरी सतह सने सने नष्ट होना क्या कहलाता है? संसारण कहलाता है। हम छोटे रूप में ऐसे भी पता कर सकते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम कि जो संसारण होता है, संसारण के उदाहरण क्या क्या होते हैं। मैं आपको आगे 3 इंपोर्टेंट उदाहरण बताने वाला हूं और उन्हीं उदाहरणों की हम आगे बातें करने वाले हैं। उन तीनों उदाहरणों को हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं आगे। तो आप संसारण की यहां से परिभाषा जान पाए होंगे कि संसारण की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहला जो इसका उदाहरण, आप संसारण के क्या उदाहरणों को पढ़ते हैं कि संसारण के उदाहरण क्या होते हैं। इसका सबसे पहला उदाहरण होता है कौन सा? लोहे की बाहरी सतह पर या बाहरी सतह भूरी होना। क्या होना? भूरी होना। या इसको मैं ऐसे लिख दूं कि जंग लगना। लोहे पर क्या लगना? जंग लगना। वो जंग किसके कारण लगती है? वो संसारण प्रक्रिया के कारण लगती है। इसको हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं आगे कि लोहे पर जंग किस कारण से लगती है, कौन कौन से कारण ऐसे होते हैं जो लोहे पे जंग लगाने का कारण बनते हैं, और लोहे की वस्तु पे यदि जंग लगता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। ऐसी बातों को हम आगे जानने वाले हैं। तो इसी प्रकार आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, जिससे कि टॉपिक से रिलेटिव सभी चीजें आपको 1 बाय 1 समझ में आ सके। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाने वाला हूं। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको सेट करके वहां लगाया है, तो वो आपको जल्दी ही मिलने वाला है। तो दोनों पार्टों को आप 1 बाय 1 देखना। नेक्स्ट उदाहरण, दूसरे वाला उदाहरण क्या है कि चांदी की बाहरी सतह काली होना। क्या होना? काली होना। चांदी को भी हम कुछ समय के लिए वायु में खुला छोड़ दें तो धीरे धीरे जो उसका बाहरी कलर होता है वो किस में परिवर्तित होने लग जाता है? वो काला रंग में परिवर्तित होने लग जाता है। तो ये भी किसके कारण हो पाता है? वो भी संसारण के कारण ही हो पाता है। चलिए नेक्स्ट, इसको भी हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। थर्ड आता है तांबे की बाहरी सतह हरे रंग में परिवर्तित होना, हरे रंग में बदलना। यह भी किसका उदाहरण है? यह भी संसारण का ही उदाहरण है। या आप ऐसे कह सकते हो यहां से कि संसारण में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली धातुएं कौन कौन सी होती हैं? लोहा, चांदी और तांबा। होने को तो बाकी वस्तुएं भी होती हैं, बाकी धातुएं भी होती हैं, या लोहे, चांदी या तांबे, इनसे बनी हुई जो धातुएं होती हैं वो, या इनसे बनी हुई कोई वस्तु होती है वो, इस संसारण के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। होने को तो बाकी और भी होती हैं, लेकिन उनमें हम उस संसारण को कम पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा ये किसको प्रभावित करती है? लोहे को प्रभावित करती है, चांदी को प्रभावित करती है, और किसको प्रभावित करती है? तांबे को। तभी मैंने आपको संसारण के यहाँ 3 उदाहरण बताए। कौन कौन से? लोहे पे जंग लगना, या लोहे की बाहरी सतह पर भूरे रंग की परत का जमा होना। नेक्स्ट, चांदी की बाहरी सतह पे काली पड़ना या काले रंग में परिवर्तित होना। नेक्स्ट, तांबे की बाहरी सतह हरे रंग में परिवर्तित होना। ऐसे उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को आप नोटबुक में भी नोट करना, और इन तीनों उदाहरणों को हम आगे 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला उठाते हैं क्या? लोहे की बाहरी सतह पर जंग किस प्रकार से लगती है।
इस जंग को पढ़ते हैं सबसे पहले, तो जंग किसे कहा जाता है? एक बात तो आपको यहां से ऐसे पता चला है कि लोहे की सतह पर जंग लगना किसका उदाहरण होता है? संसारण। अब यहां से स्टार्ट करने वाले हैं हम किसको? जंग को, कि जंग कहा किसे जाता है? किसे कहा जाता है? लोहा, या तो लोहा हो या लोहे से बनी हुई कोई वस्तु हो, लोहे से बनी कोई वस्तु, बनी कोई वस्तु को वायुमंडल में खुला छोड़ने पर, वायुमंडल में खुला छोड़ने पर, खुला छोड़ने पर लोहा वायु में उपस्थित, लोहा वायु में उपस्थित नमी, या इसको ऐसे कह दे आर्द्रता, और ऑक्सीजन से क्रिया करके, और ऑक्सीजन से क्रिया करके एक भूरे रंग की परत का निर्माण करता है, एक भूरे रंग की परत का निर्माण करता है, परत का निर्माण करता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे जंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है, रस्ट कहा जाता है, जंग कहा जाता है। तो आप यहां से जंग की परिभाषा समझ पाए होंगे कि जंग जो होती है ये किसे कहा जाता है? लोहा या लोहे से बनी हुई कोई वस्तु को यदि वायुमंडल में हम खुला छोड़ दें तो वायु में क्या क्या होती है? वायु में आर्द्रता होती है, जलवाष्प के कण होते हैं और ऑक्सीजन होता है। इन दोनों से वो लोहा क्रिया करके क्या बना लेता है? एक भूरे रंग की परत का निर्माण करने लगता है, जिसे क्या कहा जाता है? रस्ट, या क्या कह सकते हैं? जंग कहा जाता है। तो जंग की यहां से आपको परिभाषा तो पता चली है कि जंग किसे कहा जाता है। अब जैसा कि आप इसको दूसरे वे से भी आप अपने तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि लोहे की किसी वस्तु को हमें यदि बरसात के दिनों में कुछ दिनों के लिए यदि वायुमंडल में यदि उसको खुला छोड़ देते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं कि उस लोहे की वस्तु की जो बाहरी जो लेयर है वो धीरे धीरे भूरे रंग में परिवर्तित होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो भूरे रंग की जो परत बनी है वो क्या है? एक जंग है। तो क्या हो गई? लोहे की वस्तु एक संसारण का शिकार हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। अब देखो यहां से जंग से और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता रखने हैं आपको, और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से ऐसे पता रखना है, जैसे कि लास्ट ईयर जो रेलवे के पेपर लगे थे उसमें रेलवे के पेपर में एक पारी में ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया कि जो जंग होती है इस जंग का रंग कैसा होता है? जंग का रंग कैसा होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है और इजीली आप बता भी सकते हो। आप पहले से भी आप जानते होंगे कि जंग का कलर कैसा होता है। यदि नहीं भी जानते हो तो मैंने इस बात को आज वाले वीडियो में 10 बार तो आपको बता दिया कि जो जंग होती है उस जंग का रंग कैसा होता है। देखो यहाँ आपको परिभाषा में, आपके पास यहाँ जो परिभाषा है उस परिभाषा में लिखा हुआ है कि जंग का रंग कैसा होता है? भूरा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जंग से यहाँ से क्या पता रखना है कि जंग का रंग कैसा होता है? जंग का रंग होता है कैसा? भूरा। कैसा रंग होता है? भूरा। चलो नेक्स्ट, इसका जो समीकरण रूप है उस समीकरण के रूप को देखते हैं हम। मैं यहाँ ऊपर दिखाता हूं आपको। तो परिभाषा में मैंने आपको क्या बताया? परिभाषा में मैंने आपको ऐसे बताया कि लोहा, ये लोहा ऑक्सीजन और नमी, नमी का मतलब होता है जल के कण हो, H2O के कण हो, यदि इन तीनों का कहीं ना कहीं संयोग होता है तो ये क्या बनाता है? लोहा, लोहा बनाता है Fe2O3.XH2O का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कह रहे थे? जिसे जो भूरे रंग की परत है वो भूरे रंग की परत क्या है? Fe2O3.XH2O है, और इस भूरे रंग की परत को हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो यहां से आपके पास जंग क्या है? इसे कहते हैं, ये जो आपके पास जो प्रोडक्ट बना है ना अभिक्रिया करने के बाद, इसे कहते हैं क्या? जंग। जबकि यहां से आप इधर वाली, यदि इधर वाली चीजों को आप देखना चाहते हो तो ये तो क्या है? लोहा है, ये क्या है? ऑक्सीजन है, और ये क्या है? जल है। और फिर क्या बना? हमारे पास जंग बना। तो इस जंग को और क्या क्या नाम दे सकते हैं? इसके इस जो ये जो आपके पास जो जंग लिखा हुआ है, इस जंग का सूत्र तो पता चल गया आपको कि जंग का सूत्र क्या होता है। तो जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3.XH2। ये भी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है
कि जंग का सूत्र क्या होता है, तो वहां आपको क्या बताना था, जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XH2O होता है। चलिए नेक्स्ट, जो जंग होती है इस जंग के अन्य नाम भी होते हैं। क्या होते हैं, इस जंग के अन्य नाम होते हैं। ये लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लोहा ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो जंग होती है इस जंग को और अन्य नाम क्या दिया जाता है, इसको कहा जाता है जल योजित लोहे का ऑक्साइड। ये जो जंग होती है इस जंग को क्या कहा जाता है, जलयोजित लोहे का ऑक्साइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलयोजित लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है। और इसका नाम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या कहते हैं, फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। तो आप जंग के यहां से अन्य बातों को भी जान पाए होंगे आप यहां से, कि जो जंग होती है जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XH2 होता है। नेक्स्ट, जंग के यदि अन्य नामों के बारे में आपसे कहीं बातें की जाती है एग्जाम्स में, तो आप बता सकते हो इसको क्या कहते हैं, जलयोजित लोहे का ऑक्साइड कहते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो लोहे का ऑक्साइड, जो आपको उधर लिखा हुआ है कि इसको और क्या लिख सकते हैं हम, लोहे का ऑक्साइड कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और कहते हैं इसको क्या, फेरस ऑक्साइड। क्या कहते हैं, फेरस ऑक्साइड भी जंग को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी भी वस्तु पे जंग लगती है तो जंग लगने के लिए आवश्यक कारक क्या क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। आवश्यक कारक, यदि आपने शुरू से एंड तक की बातें यदि 1 बाय 1 समझी हैं, तो आपको ये जो क्वेश्चंस पूछा जाता है इस क्वेश्चन को आपको रटना नहीं पड़ेगा कि जंग लगने के लिए आवश्यक कारक क्या क्या होते हैं। जैसा कि जंग लगने के लिए जो इसका ऊपर समीकरण रूप लिखा हुआ है उसमें लिखी हुई चीजें हैं कि जंग लगने पे लोहा तो हमारे पास होगा, इसके अलावा जंग लगने के लिए आवश्यक कारक क्या क्या होते हैं, ऑक्सीजन और जल। तो अब आप यहां से क्या बता सकते हो कि जंग के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से होते हैं। एक तो जलवाष्प होता है, या आप इसको ऐसे कह सकते हो जल। क्या कह सकते हो, जल। और जो दूसरा इसका कारक होता है वो दूसरा कारक कौन सा होता है, ऑक्सीजन। ये भी इंपॉर्टेंट बात है यहां से इसकी, कि किसी भी वस्तु पे जंग लगने के लिए आवश्यक कारक क्या क्या होते हैं। ये भी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि किसी भी लोहे की वस्तु पे यदि जंग लगती है तो उस जंग लगने के लिए आवश्यक कारक क्या क्या होते हैं। तो आवश्यक कारक क्या क्या होते हैं, एक तो जलवाष्प के कण होने चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन। अब देखो आप यहां से शुरू से कि आपने यहां से क्या क्या सीखा है कि लोहा ऑक्सीजन और रमी के संपर्क में आता है तो किसका निर्माण करता है, जंग का। जिस जंग को सूत्र यदि हम देखें तो Fe2O3.XH2 होता है, और इसे अन्य नामों में यदि देखें तो इसे जलयोजित लोहे का ऑक्साइड कहते हैं, या लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है, अथवा इसे कहा जाता है क्या, फेरस ऑक्साइड। फिर हमने ऐसे देखा कि जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से होते हैं। जंग लगने के लिए आवश्यक कारक दो होते हैं, कौन से, जलवाष्प या जल के कण या आर्द्रता, और क्या, ऑक्सीजन। जैसे कि बरसात के दिनों में जंग ज्यादा लगती है लोहे पे, क्यों, क्योंकि उस समय बरसात के समय जलवाष्प के कण वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण सर्दियों की तुलना में या गर्मियों की तुलना में बरसात के दिनों में अधिक लोहे की वस्तु पर जंग लगती है। तो आप यहां से समझ पाए होंगे इन्हीं बातों को। चलिए नेक्स्ट, जब आपको ऐसे पता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यदि आपने टॉपिक को नहीं देखा है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उसके मैंने विभिन्न प्रकार के पार्ट आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके उस टॉपिक को चेक कीजिएगा और उसको आप देखिएगा शुरू से एंड तक। वहां मैंने आपको इसे बताया था कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण होता है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में, एलडीसी के एग्जाम्स में तो कम से आपको लगभग हर दूसरे तीसरे पेपर में ये चीजें मिल जाएंगी आपको कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है। क्योंकि अक्सर जो एलडीसी का पेपर लगता है उसमें हमेशा आपको रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होता है, इससे रिलेटिव कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो वहां आपको अक्सर कौन सा क्वेश्चन ज्यादा मिला होगा कि लोहे की वस्तु पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब यहां से आपके दिमाग में बन रहा होगा कि सर रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। वह परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे यहाँ लोहा था, ऑक्सीजन था, H2O था। अब यहाँ से हमारे पास नया ही प्रोडक्ट बन गया क्या, जंग,
और ये जंग कभी भी वापस लोहे में नहीं आ सकती। जो परिवर्तन सिर्फ एक ही दिशा में चलता है उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, या आप ऐसे कह सकते हो कि वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसे कहते हैं भौतिक, और जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहते हैं क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो लोहे पर जंग लगने पर नए पदार्थ का निर्माण हो गया, तो एक ऐसा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो आप यहां से समझ पाए होंगे। और कारणों को पढ़ते हैं और इसके इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यदि लोहे की वस्तु पर जंग लगती है तो उसके वजन में क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसका वजन बढ़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में पूछी हुई है ये बात कि लोहे की वस्तु पे यदि जंग लगती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो वहां आपको क्या बताना था, लोहे की वस्तु पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, लोहे का भार बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अब जैसे कि इस बात को आप अपने बेसिक तरीके से पता रख सकते हो, कैसे कि जब कबाड़ी वाले को हम लोहा बेचते हैं तो यदि जिस लोहे को हम बेच रहे हैं उस पे यदि जंग है तो वो कबाड़ी पहले उस जंग को क्या करता है, उस लोहे से हटाता है। क्यों हटाता है, क्योंकि उस जंग पे क्या है, उस लोहे की वस्तु पे जंग लगने से उसका भार क्या हो गया, बढ़ गया। तो भार बढ़ गया तो उसको नुकसान तो लेना नहीं है आपसे, क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट लेने के लिए उसको वो क्या करता है, जंग को हटाता है, क्योंकि जंग लगने पर लोहे की वस्तु का क्या हो जाता है, भार बढ़ जाता है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट और पता रखना है आपको यहाँ से, क्या कि समुद्र का जो पानी होता है, इस समुद्र के पानी से तीव्र गति से जंग लगती है। समुद्र के पानी से तीव्र क्या लगती है, तीव्र ही जंग लगती है। क्या लगती है, जंग लगती है। तो ये पॉइंट आपको ऐसे कैसे लिखने हैं अपनी नोटबुक में। चलिए अब आगे मैं आपको दो नोट प्रोवाइड करवाने वाला हूं, और वो दोनों ही नोट बहुत जिसे हम मोर इंपोर्टेंट कह सकते हैं वो पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट उन दोनों नोटों को देखते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोट नंबर 1 कि नोट नंबर 1 में सर आप क्या बताने वाले हो। नोट नंबर जो 1 है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं क्या कि जो लोहा होता है, इस लोहे को जंग से बचाने के लिए हम एक प्रक्रिया को करते हैं। किस प्रक्रिया को, यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन को करते हैं, या उस पर कलर वगैरह करते हैं, ऐसे करते हैं। तो आपको नोट नंबर 1 में क्या पता रखना है कि लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तु पर जिंक या क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं। या क्या चढ़ाते हैं, क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं। या तो किसकी परत चढ़ाते हैं, जिंक की, या किसकी परत चढ़ाते हैं, क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं। जैसे कि ये लोहे की कोई वस्तु, इस लोहे की वस्तु को यदि मेरे को जंग से बचाना है तो या मैं इस पे जिंक लगा दूं, जस्ते की परत कर दूं, या मैं इस पे क्रोमियम की कोई परत चढ़ा दूं। तो यदि जिंक या क्रोमियम की यदि मैं परत चढ़ाता हूं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है यसद लेपन। क्या कहा जाता है, यसद लेपन कहा जाता है। और इस यसद लेपन का ही दूसरा नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन, इसी का दूसरा नाम होता है। तो किसी भी लोहे की वस्तु को यदि जंग से बचाना है तो उस लोहे की वस्तु पे जिंक या क्रोमियम की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यसद लेपन, या क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो नोट नंबर 1 आपको पता चला होगा कि यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन किसे कहा जाता है और ये कहां उपयोग की जाती है। उपयोग कहां की जाती है, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत बार ये एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसकी परिभाषा या तो इसकी परिभाषा आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है कि यसद लेपन निम्न में से कौन सा है, और यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया का हम उपयोग कहां करते हैं, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और है क्या ये कि किसी भी लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए हम उस पर जिंक या जस्ते की जो परत चढ़ाते हैं उसे कहा जाता है क्या, गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट
2 नंबर के नोट को और देखते हैं कि नोट नंबर 2 में सर आप क्या बताने वाले हैं कि कुछ ऐसी धातुएं होती हैं उनमें कभी भी जंग नहीं लगता है, उन्हें वो धातु नहीं होती, वो मिश्र धातु होती है। वो क्या होती है? एलॉय। क्या होती है? मिश्र धातु, या आप उसको कह सकते हो एलॉय। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा कि हम घर में जिस बर्तन का उपयोग करते हैं, स्टील के नाम से जानते होंगे, उस स्टील में कभी भी जंग नहीं लगती है। जैसे कि आपके मकान में जो रेलिंग होती है, उस रेलिंग में भी कभी जंग नहीं लगती, क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं, ये जो वस्तुएं बनी होती हैं, ये मिश्र धातु की बनी हुई होती हैं, जिस मिश्र धातु को कहा जाता है स्टेनलेस स्टील। क्या कहा जाता है? स्टेनलेस स्टील। ये एक ऐसी मिश्र धातु होती है, आपको या तो यहां से कैसे प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, क्या है? तो ये क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसे कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी हुई जो हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है मिश्र धातु, और उसे क्या कहते हैं? एलॉय भी कहा जाता है। तो स्टेनलेस स्टील एक क्या है? मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है, और इस मिश्र धातु पर कभी भी जंग नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है? कभी भी जंग नहीं लगती है। इस कारण स्टेनलेस स्टील का उपयोग हम बर्तन बनाने में करते हैं, घरों में उपयुक्त होने वाली रेलिंग में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है गाड़ियों के पुर्जे बनाने में या मशीनों के पुर्जे बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक मिश्र धातु है और उसपे कभी भी जंग नहीं लगती है। अब ये जो मिश्र धातु होती है, ये मिश्र धातु बनी किस किस से होती है? एक तो होता है इसमें क्या? लोहा। क्या होता है? लोहा। नेक्स्ट इसमें क्या होता है? कार्बन। क्या होता है? कार्बन। इस बात को भी आपको पता रखना है, क्योंकि जो मैं आपके लिए टेस्ट पेपर लेके आने वाला हूं, वो टेस्ट पेपर में आपको बहुत जगह कंफ्यूज करने वाला है कि स्टेनलेस स्टील किसकी बनी होती है। तब आपको क्या बताना है कि स्टेनलेस स्टील किसकी बनी हुई होती है? लोहा, कार्बन और किसकी बनी हुई होती है? तो स्टेनलेस स्टील किसकी बनी हुई होती है? लोहा, कार्बन और बनी हुई होती है किससे? जिंक से। किसकी बनी हुई होती है? जिंक। और होता है इसमें क्या? क्रोमियम। क्या होता है? क्रोमियम। नेक्स्ट धातु होती है कौन सी इसमें? निकेल। तो ये पांचों धातु मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करती हैं? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। तो आप यहां से जान पाए होंगे कि स्टेनलेस स्टील का संगठन, मतलब स्टेनलेस स्टील बनी किस किस धातुओं से होती है? लोहे से बनी हुई होती है, कार्बन से बनी हुई होती है, जिंक से बनी होती है, क्रोमियम से बनी हुई होती है और किससे? निकल से बनी हुई होती है। और स्टेनलेस स्टील पे कभी भी क्या नहीं लगती है? जंग नहीं लगती है। जो स्टेनलेस स्टील में मुख्य धातुओं को कौन कौन सी को पता रखना है आपको? जिंक, क्रोमियम और निकेल को पता रखना है। इन तीनों धातुओं को पता रखना है। बाकी आप लोहा, कार्बन यदि भूल भी जाते हो तब भी आपका काम चलने वाला है, क्योंकि जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील का संगठन किन किन धातुओं से बना हुआ होता है, निम्न में से कौन सी है वो। तब आपको क्या मिलेगा? क्रोमियम प्लस निकल मिल सकता है, क्रोमियम प्लस जिंक मिल सकता है, या क्रोमियम, जिंक और निकल तीनों एक साथ मिल सकती हैं। तो आप यहां से जान पाए होंगे दोनों ही नोट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों नोटों से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों को भी हम आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं कि आगे इसका और कौन सा पॉइंट बचा हुआ है। नेक्स्ट देखने वाले संसार का सेकंड उदाहरण, कि संसारण का जो फर्स्ट उदाहरण था वो तो क्या था? लोहे पे जंग लगना। उसको तो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं और उससे जुड़े हुए सभी पॉइंटों को भी जान पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं किसको? कि चांदी के काला रंग, चांदी का काला होना। चांदी का काला होना। यदि चांदी को हम वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो वो काली किसके कारण हो पाती है? किसके कारण हो पाती है? जैसे कि सिल्वर। चांदी को सिल्वर ही कहा जाता है। ये सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड जो वायुमंडल में होता है, इससे क्रिया करके या और इसके पास क्या हो? ऑक्सीजन हो। क्या हो? O2 हो। तो ये जैसे ही इसके संपर्क में आती है तो किसका निर्माण करती है? ये निर्माण करती है Ag2S, और किसका निर्माण करती है? किसका निर्माण करती है? जल का निर्माण करती है। तो यहां से क्या बना कि जो सिल्वर है, सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन से क्रिया करके Ag2S और जल का निर्माण की। और जो Ag2S ये जो बना है इसे कहा जाता है सिल्वर सल्फाइड। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड के कारण ही चांदी जो होती है वो काली पड़ती है।
तो चांदी के काले रंग में परिवर्तित होना या चांदी का जो बाहरी लेयर है वो बाहरी लेयर काले रंग में परिवर्तित होना वो किसके कारण हो पाता है, वो सिल्वर सल्फाइड के कारण हो पाता है। तो आप यहां से जान पाए। नेक्स्ट इसका इंपोर्टेंट पॉइंट क्या पता रखना है, एक दूसरे या तो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करे चांदी, या जैसे कि आपने कभी ऐसे सुना होगा कि चांदी की जो चम्मच होती है, इस चांदी की चम्मच से कभी भी अंडे को नहीं खाया जाता है। क्यों नहीं खाया जाता है, क्योंकि अंडे में क्या पाया जाता है, सल्फर। और जो चांदी होती है, सिल्वर जो होती है, ये जैसे ही सल्फर से क्रिया करती है तो ये किसका निर्माण करती है, Ag2S का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। तो धीरे धीरे यदि हम चांदी की चम्मच से अंडे को खाते हैं तो चम्मच धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो या तो आपके पास इस चीज को समझना है या आप इस चीज को, दोनों में से कोई सी भी चीज समझ लेना आप यहाँ से, जो आपको इजी लगे उस फॉर्मूले को आप अपनाना। तो लास्ट में आपको क्या पता रखना है कि सिल्वर सल्फाइड के कारण चांदी काली पड़ती है। नेक्स्ट आपको पॉइंट क्या पता रखना है कि चांदी का जो कलर है वो कलर यदि काले रंग में परिवर्तित हो गया, वो किस प्रकार का परिवर्तित होता है, परिवर्तन होता है, वो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो यहां से हमारे को क्या लिखना है, चांदी की सतह का काला होना रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा उदाहरण होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो आप इन दोनों ही बातों को जान पाए होंगे कि सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है और इस सिल्वर सल्फाइड के कारण ही चांदी का काले होने का कारण है। फिर चांदी का सतह का काला होना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि यहां हमारे पास नया प्रोडक्ट बना है। ये क्या थी, हमारे पास चांदी थी, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, जैसे ही इनका मिक्स रूप हुआ तो क्या बना, एक नई चीज बनी जिसे क्या कहते हैं, सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड के कारण ही चांदी क्या होती है, काली होती है। जब किसी प्रोसेस में नया प्रोडक्ट बनता है तो उस परिवर्तन को कहते हैं, कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, इस संसारण का हमें तीसरा उदाहरण भी पढ़ना है। तीसरा उदाहरण क्या था, तीसरा उदाहरण था इसका कौन सा, कि तांबे की जो बाहरी सतह है उस बाहरी सतह पर हरे रंग का जमा होना। इसका थर्ड उदाहरण कौन सा है कि तांबे का या तांबे की सतह का हरा होना, हरा होना। ये किसका उदाहरण होता है, ये उदाहरण होता है किसका, संसारण का। क्योंकि हमने शुरू में संसारण के 3 उदाहरण पढ़े थे, पहला लोहे पे जंग लगना, सेकंड चांदी का काला होना, थर्ड तांबे का जो बाहरी लेयर होती है वो बाहरी लेयर भूरे हरे रंग में परिवर्तित होना। ऐसे हमने पढ़ा था। ये जो कॉपर है, ये जो तांबा है, इस तांबे का हरे रंग में परिवर्तित हुई किस कारण हो पाता है कि कॉपर, तांबे को कॉपर भी कहा जाता है, कॉपर ये O2 और वायुमंडल में 2 गैसें होती हैं, होने को तो बहुत सी गैसें होती हैं, लेकिन हमें 2 बेसिकली, कम से कम 2 गैसों का तो हमें डीपली पता होना चाहिए कि O2 क्या होती है, CO2 क्या होती है, O2 का द्रव्यमान कितना होता है, CO2 का द्रव्यमान कितना होता है। तो ऐसे तो आप जानते होंगे इन चीजों को, नहीं भी जानते हो तो मैं आगे आपके लिए गैसों से रिलेटिव पार्ट लेके आने वाला हूँ। तो वहां हम जानेंगे कि O2 का द्रव्यमान कितना होता है, CO2 का द्रव्यमान कितना होता है, वायुमंडल में कितना कितना इसका परसेंट होता है। तो कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है इधर, ये है कॉपर और ये क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जैसे ही इन दोनों के संपर्क में आता है तो ये बनाता है CuCO3, जिसे कहा जाता है क्या, कॉपर कार्बोनेट। क्या कहा जाता है, कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। और इस कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण ही तांबे का जो बाहरी लेयर है वो हरे रंग में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। तो यहां से भी आप जान पाए होंगे। नेक्स्ट आपको यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पता रखना है कि चांदी की बाहरी सतह पर हरे रंग की परत का जमा होना, ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो यहां से आप सभी बातों को जान पाए होंगे। चलो नोटबुक में आपने नोट भी किया होगा इस चीज को। चलो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं
कि किसी भी धातु को संसारण से बचाने के लिए हम कौन कौन से उपयोग करते हैं। तो उन उपयोगों को पढ़ने वाले हैं कि किसी भी, जैसे कि चांदी हो गई, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, इसे विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से जो वायुमंडल में करते हैं ये, उनसे बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। जैसे कि संसारण के बचाव के उपाय, संसारण के बचाव के उपाय, बचाव के उपाय क्या क्या है। एक तो हमने पहले पढ़ा है क्या कि मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? मिश्र धातु। जैसे कि स्टेनलेस स्टील में क्या था, लोहा भी था जिसपे कभी भी क्या नहीं लगती है, जंग नहीं लगती है। तो हम मिश्र धातुओं से बनी हुई जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरा उदाहरण देख सकते हैं हम क्या कि वस्तुओं पे किसका उपयोग किया जाता है, ग्रीस का। कि जैसे कि हमने अक्सर देखा होगा कि लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए हम उस पे क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ग्रीस। थर्ड उदाहरण, थर्ड इसका है कि यशद लेपन करना। क्या करना? यशद लेपन। हमने पहले भी पढ़ा है कि यशद लेपन को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और इस गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की या क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, जिसके कारण लोहे की वस्तु पे कभी भी जंग नहीं लगती है। तो यशद लेपन का प्रोसेस को अपना सकते हैं। नेक्स्ट हम चौथा इसका पढ़ सकते हैं कि वस्तुओं पे क्या करना, रंग करना। क्या करना? रंग करना। तो रंग या पॉलिश करने पर भी वस्तुएं जो वायुमंडल में खुली हुई रहती हैं, रंग या पॉलिश करने पर भी जो धातुएं होती हैं वो धातुएं संसारण नहीं हो पाती हैं। इस प्रकार आज वाला जो लेक्चर है, इस लेक्चर में यदि आप शुरू से एंड तक बने होंगे तो आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी बातों को वन बाय वन समझ पाए होंगे। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आने वाला हूं। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत से एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो टॉपिक को आप दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हैं। इसी प्रकार एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से बहुत जल्द मुलाकात करने वाला हूं। इसी प्रकार आप मेरे साथ चैनल पे बने रहिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी को नया बूस्ट मिल सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे बहुत जल्द मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। धन्यवाद।